काट दो। देखिए, आपने कहावत सुनी होगी, काफ़ी मूवीज़ के अंदर यूज़ हुई है, उसके अलग अलग वर्जन्स। फॉर एग्जांपल फाइट क्लब, सोहेल खान वाली नहीं, ब्रैड पिट वाली। कहावत है कि वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड विथ मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। अब इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा, बीच वाला पोर्शन उड़ा दूंगा। बेसिकली वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। और वो बीच वाला क्यों उड़ा दिया है कि विथ मनी वी डोंट हैव, क्योंकि आप में से काफ़ी भाई बोलेंगे भाई कैसी बात कर रहे हो, ज़मीन का हमारा मुआवजा ना मिलो। तो मकसद ये है, देखिए कि दो तरह के लोग होते हैं, ख़ासतौर से अगर हम कार इस सेगमेंट की बात करें तो। वैसे तो खैर ये बात हर सेगमेंट पे लागू है। ये वाली जो कैटेगरी है जो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें लेती है, वो एक कैटेगरी हो गई कि भाई हमें दूसरों को दिखाना है, पड़ोसी को बताना है कि हमारे पास ये वाली गाड़ी है, और भौकाल और रौला, इन सब चीज़ों के लिए गाड़ी वो लोग लेते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है, जो एक्चुअली माइनॉरिटी में है आजकल, जो गाड़ी की जो ख़ासियत है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो गई, चाहे वो राइड क्वालिटी हो गई, कैबिन स्पेस हो गया, उसकी वजह से गाड़ी वो लोग लेते हैं। तो मेरा जो रिव्यू होता है वो इस वाली कैटेगरी के लिए होता है। पर जो पहली वाली कैटेगरी है वो हताश ना हो। अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो उस बात की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि भाई मुआवजे का पैसा आया है, और अगर आप ये देख रहे हैं तो यानी कि कहीं ना कहीं कैमरी आपके रेडार पे है। तो दोनों ही कैटेगरीज़ जो हैं उन लोगों को पता लग जाएगा इस रिव्यू के एंड तक कि ये गाड़ी उनके लिए है या नहीं है। अब हम आ गए अंदर और अब रिव्यू स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको फटाफट इसके इंटीरियर्स के बारे में बता देता हूँ, और मैंने बहुत एक्सटेंसिव इसका अलग से वीडियो बनाया है इंटीरियर्स के ऊपर, वो आप देख लीजिएगा। आपको सिर्फ एक बात यहाँ बताऊँगा इंटीरियर्स के बारे में कि देखिए, इस गाड़ी का जो स्पेस और कंफर्ट है, ख़ास तौर से रियर सीट कंफर्ट, अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं जो एंट्री लेवल जर्मन्स हैं जो लगभग इसी के आसपास हैं कीमत में, मैं वो ले लूं, तो मैं आपको बता रहा हूं उन गाड़ियों में आपको, और एंट्री लेवल जर्मन्स कौन सी बात कर रहा हूं मैं, जाहिर सी बात है 3 की बात कर रहा हूं, आपका मर्क, BMW और ऑडी। उन 3 गाड़ियों में एंट्री लेवल जो गाड़ियां हैं जो इसके प्राइस के आसपास हैं, ये वाला आपको रेयर सीट कंफर्ट, ये वाला कैबिन स्पेस, और इनफैक्ट आपको अभी बता देता हूँ एक और चीज़, ये वाली राइड क्वालिटी आपको उनमें नहीं मिलेगी। ये 3 चीज़ें चाहिए आपको मर्क, ऑडी और BMW में, तो आपको 75-80 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और वाला इंटीरियर वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने हर चीज़ के बारे में बताया है, इंटीरियर और सारे आपके सवाल उसके अंदर आंसर हो जाएंगे। अब जो है बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस, राइड एंड हैंडलिंग, और उसके बाद आपको इसका मैं वर्डिक्ट दे दूंगा। देखिए, आपने नोटिस करा होगा कि मैं अपने रिव्यूज़ के अंदर जो है नंबर्स नहीं बताता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है यार, ब्रोशर और स्पेसिफिकेशंस तो आप भी पढ़ सकते हैं ना। तो रिव्यूअर का काम है आपको ये बताना है कि यार हाउ डज इट फील, हाउ डज द ऑल दैट ट्रांसलेट ऑन टू द रोड। तो ऑन टू द रोड नहीं, ऑन द रोड। तो यहाँ पर बस मैं आपको 2 नंबर्स बताऊंगा क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है फॉर पर्सपेक्टिव। देखिए, ये जो है, पहले तो यार इसको ना मैं एयरप्लेन मोड पे डालूं, नहीं तो ये बजता रहेगा। हाँ, अब सीन ये है कि इसमें जो इंजन है वो 2500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, और क्योंकि एक प्रॉपर हाइब्रिड है, नकली वाली हाइब्रिड नहीं है, तो इसके अंदर प्रॉपर इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर के लिए अलग से बैटरी है, और जो कंबाइंड पावर आउटपुट है, पीक पावर आउटपुट इलेक्ट्रिक मोटर प्लस इंजन का, वो है 218 PS। अब फॉर पर्सपेक्टिव आपको बता दूं कि मर्सिडीज C200, उसका जो पीक पावर आउटपुट है, C200 पेट्रोल की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, वो है 204 हॉर्स पावर। अब ये तो साहब हो गए नंबर, और अब वही वाली बात कि रोड पे कैसे फील होती है, फ्रॉम बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील कैसे फील होती है।
देखिए अभी मैंने आपको बताया कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है 2500 सीसी का। अब नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो पेट्रोल इंजन के अंदर एक फ़र्क जो आपको बेसिकली देखिए, ये जो गाड़ी जो भी लेगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं, या कह लिया आप ये लेना चाहते हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, बैक सीट कंफर्ट आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है। तो भाई पीछे आप सोचिए साहब बन के बैठे हुए हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स के अंदर वो टर्बोचार्ज इंजन्स की तरह वो जो 1500-2000 आरपीएम के नीचे लैग नहीं होता है इनमें, जो टर्बोचार्ज इंजन्स के अंदर होता है, एंड कन्वर्सली एकदम से स्पाइक नहीं आता है। तो यानी कि आप पीछे साहब बन के बैठे हैं और अपना कुछ भी आप अपना बेवरेज पी रहे हैं तो एकदम से वो छलकेगा नहीं, पता लगा कि आप कहेंगे ड्राइवर क्या कर रहा है। तो वो सारी हरकतें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स के अंदर नहीं होती हैं। और आप कहेंगे कि यार कोई 400 bhp की गाड़ी नहीं है तो लैग तो होगा। लैग इसलिए भी नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो आप समझ लिए ऑलमोस्ट, इनफैक्ट आपको अभी बताता हूँ मैं कि वो कब कब काम करती है। शुरू में जो आप उठाते हैं ना तो इलेक्ट्रिक मोटर उस टाइम पे तो काम करती ही करती है, तो आपको लैग तो मिलता ही नहीं है। बिल्कुल इनिशियल पे जब आप उठाते हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर उस टाइम पे काम कर रही होती है। अब परफॉर्मेंस की बात थोड़ा कंटिन्यू करने से पहले ना मैं आपको फटाफट ये बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन का जो जुगलबंदी है वो किस तरीके से रहती है। देखिए 4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, मतलब गुड टू नो नॉलेज। मोटर और इंजन जो है इस गाड़ी के अंदर कैसे काम करती है आप समझ लिए 4 वेज में। एक सिर्फ ईवी मोड यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, जो कि अभी काम कर रही है। देखिए एक सिर्फ इंजन, एक इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन दोनों, और 3 हो गया ना, ये चौथा सिर्फ बैटरी। ठीक है, अभी तो इलेक्ट्रिक मोटर काम कर रही है बेसिकली, ठीक है, बैटरी से चार्ज जा रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो पावर कर रही है। और आपको कैसे पता लगेगा, यहाँ पर ईवी लिखा हुआ आ जाएगा और आपने ये ऑन कर रखा है तो यहाँ तो आपको दिख ही रहा है। तो अच्छा, चौथा जो मोड है मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ बैटरी, यानी कि आपका वो मोड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से काम करती है, जो आपको कोई नहीं बताएगा। उस टाइम पे इंजन भी बंद होगा, इलेक्ट्रिक मोटर भी बंद होगी। और ये मैं आपको जो 4 बातें बता रहा हूँ ना, ये चाहे गाड़ी खड़ी हो चाहे चल रही हो। आप कहेंगे यार ये चौथा, अब देखिए इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों साथ में काम कर रहे हैं। आप कहेंगे यार इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन कैसे बंद हो सकता है चलती हुई गाड़ी में। जनरली, और ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, कोस्टिंग के टाइम पे, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर बंद है, इंजन बंद है, जो पहिए घूम रहे हैं उससे बैटरी को चार्ज जा रहा है, समझ रहे हैं आप। तो ये कोस्टिंग के टाइम पे होगा। अब देखिए, अब बैटरी से चार्ज जाने लगा, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर काम कर रही है, अब इंजन काम कर रहा है। एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए अभी इंजन काम करना बंद नहीं करा है, इंजन काम कर रहा है अभी, ठीक है। अब तो बेसिकली आपने ऑफ कोर्स नोटिस कर लिया होगा कि कोस्टिंग के टाइम पे इंजन बंद, ये देखिए इंजन बंद हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर बंद हो गई, पहिए जो घूम रहे हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो आपकी बैटरी को चार्ज कर रही है। तो ये तो हो गया ज्ञान। अब बात कर लेते हैं एक और चीज़। इसमें 3 मोड हैं, ईवी, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। किसी ने भी आपको ये बताया ना कि इको में जो है वो आपका ईवी मोड ज़्यादा काम करता है, बिल्कुल गलत बताया है। तीनों मोड में, इनफैक्ट मैनुअल के अंदर भी, और ये मैंने टेस्ट करा है, अभी भी देखिए आपका एज एन ईवी चल रही है, और इनफैक्ट अभी भी जो है इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन बंद है, और जो व्हील्स घूम रहे हैं उससे बैटरी चार्ज हो रही है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो जा रही है आपका बैटरी में। तो बेसिकली किसी भी मोड में चलाइए आप, इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो हर मोड में जो उसका काम है ना वो इक्वल रहता है। वो आपका
जहाँ पर उसको लगता है कि आपको मोटर की असिस्टेंस की ज़रूरत है, असिस्ट करेगी, ठीक है, नहीं है नहीं करेगी। तो अगेन ये हो गया सारा ज्ञान। अब बात कर लेते हैं कि हाउ डज़ इट फील। तीनों मोड्स के बारे में बता देता हूँ भाई। इको मोड में आप रखिए, और ये मैं फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि ईवी मोड स्पोर्ट में भी वैसे ही काम करता है जैसे वो इको में काम करता है। सिटी के अंदर आप इको मोड में क्यों रखने के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो तीनों मोड हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट, ये आपका बेसिकली थ्रॉटल सेंसिटिविटी उसको कम ज़्यादा करते हैं, और जो स्टीयरिंग में वेट है उसको कम ज़्यादा करते हैं। यानी कि इको के अंदर स्टीयरिंग सबसे हल्का होगा, थ्रॉटल सेंसिटिविटी जो है वो इतनी शार्प नहीं होगी, स्पोर्ट में सबसे ज़्यादा शार्प होगी, और स्टीयरिंग जो है वो काफ़ी, आपको उसके अंदर काफ़ी वेट आ जाएगा है। तो सिटी अब स्पोर्ट में आप रखेंगे और नॉर्मल में ऑफकोर्स इन दोनों के बीच में रहता है। तो वही वाली बात कि स्पोर्ट में आपने रखा है सिटी के अंदर। अब देखिए स्पोर्ट में भी है ईवी वाला काम, खैर ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने एकदम से दबा दिया, या मान लिए जाम है, उसमें भी आप करेंगे ना, तो बेसिकली जो आपका साहब पीछे बैठा है, या मान लिए आप पीछे बैठे हैं, आप ड्राइवर को बोलेंगे भाई स्पोर्ट में मत रख, इको में रख, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम से उठ रही है गाड़ी, समझ रहे हैं। तो कहेंगे आप मैं स्पोर्ट में रखूँगा, संडे वाले दिन जब मैं खुद चलाऊँगा मज़े लूँगा गाड़ी के। तो आप इको में रखिए, इको में बहुत प्यार से गाड़ी उठेगी, लैग नहीं है, पर एकदम से रॉकेट नहीं हो जाएगी। नॉर्मल में भी रख सकते हैं, पर यार मैंने तो एक्चुअली इसको इको में रखा, और जब भगाने का मन कर रहा है तो आप स्पोर्ट में रखिए। हाईवेज पे मैं सजेस्ट करूँगा स्पोर्ट में रखिए, क्योंकि आपको वो स्टीयरिंग के अंदर वेट चाहिए, और इंस्टेंट थ्रॉटल रिस्पॉन्स है। ओवरटेक ऐसे गोली की तरह से आप कर लेते हैं। और देखिए कोई भी एक्सपीरियंस ड्राइवर होगा ना, वो आपको ये बताएगा कि जब आप ओवरटेक करते हैं ना, आप धीरे धीरे ओवरटेक मत करिए, यू ओवरटेक एट द मतलब हाईएस्ट स्पीड पॉसिबल उस ड्यूरेशन के लिए, व्हेन इट इज़ सेफ टू डू सो। ठीक है, कि आप ओवरटेक करना है, आए आप अपनी लेन में, एकदम आपने दबा दिया, ओवरटेक कर लिया, फिर आपने थोड़ा जब डिस्टेंस ज़्यादा मेंटेन हो गया स्लो कर लिया। बराबर रेंगना नहीं है आपको ओवरटेक करते में। तो ये यहाँ पर आपकी जो मदद करता है वो स्पोर्ट करता है। क्रक्स ऑफ द मैटर, किसी भी मोड में आपको पावर की कमी महसूस नहीं होगी। आपको सिटी में इको में रखिए, बहुत काम एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, बहुत काम सुकून वाली आपको ड्राइव मिलेगी। हाईवेज पे स्पोर्ट में रखिए, नॉर्मल पे भी रख सकते हैं, सिटी में भी नॉर्मल में रख सकते हैं, पर अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, सिटी में इको में, हाईवेज पे स्पोर्ट में। अच्छा, कामनेस की बात कर रहा था मैं, इनफैक्ट आपको ये बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। इस गाड़ी को चला के मैं 4-5 दिन से चला रहा हूँ, मुझे एक थोड़ी वैसी वाली फीलिंग आई। मैंने 2017 में जब ट्रायम्फ बॉर्नेविल चलाई थी, 2014 में चलाई थी, उसके बाद जब 2017 में इनका जब नया मॉडल आया है वो चलाई ना, उसके रिव्यू में मैंने लिखा था यार कि दिस मोटरसाइकिल कैन एक्चुअली डील विथ योर एंगर मैनेजमेंट इश्यूज इफ़ यू हैव देम। बहुत इट मेक्स यू काम, it has that calming effect on you. So it is not a slow motorcycle, this is not a slow car, but एक demeanor जो है ना इन दोनों गाड़ियों का, वो आपको ना बहुत काम रखता है। आप रोड रेज में नहीं पड़ेंगे, आप कहेंगे भाई कोई बात नहीं है, तू ओवरटेक करके चला गया मुझे, आई हैव द पावर, जब मैं चाहूँगा तेरे को ओवरटेक कर लूँगा, बट आप छपरीपन नहीं करेंगे। ये जो गाड़ी है ना, मतलब ये आपका BP जो है वो कम कर देती है, बढ़ाती नहीं है। और हाँ, तो इसकी ऐसी पावर डिलीवरी है, टोटल डिमीनर ऐसा है। हैंडलिंग की बात कर लेता हूँ, उससे पहले राइड क्वालिटी की। देखिए राइड क्वालिटी बेहतरीन है इसकी। और जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दूँ, आगे मैकफर्सन स्ट्रट्स हैं और पीछे आपका डबल विशबोन सेटअप है। थोड़ा सा आई एम वंडरिंग कि इन्होंने आगे भी डबल विशबोन क्यों नहीं दिया, बट इवन राइट नाउ द सेटअप वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। राइड क्वालिटी ख़ासतौर से ख़राब रोड्स पे लो स्पीड राइड क्वालिटी इज़ अमेजिंग। भाई आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, आपको मज़ा आ जाए, आप कहेंगे यार बेहतरीन, मैंने गाड़ी ख़रीद ली, मैं नहीं ले रहा मर्सिडीज़ वगैरह, मुझे तो यही चाहिए।
बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे, और इनफैक्ट वो कोई भी गाड़ी करेगी आपका, जैसे आपने देखा होगा एक्सप्रेसवे पे नई रोड बनी होती है, कुछ सेक्शन बना होता है, तो वो थोड़ा सा मतलब इसे कहते हैं ना कि भाई इतना बड़ा भाई एक रोड नई बनी, एक नई और पुरानी जो रोड है आपको उस पे आने में कई बार जो है वो छोड़ देते हैं इतना बड़ा, ठीक है। तो अब आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, अगर आप 80-90-100 पे चल रहे हैं, ब्रेक मारेंगे पीछे से कोई घुस जाएगा, उस टाइम पे आपको वो फील होता है। उसके अलावा भाई मतलब आपको कहीं पर भी मतलब हाई स्पीड पे भी जो अंडुलेशंस हैं वो आपको जो है उस पर गाड़ी जो है वो कोई बॉटम आउट वगैरह नहीं करती है। मज़ा आ जाएगा आपको राइड क्वालिटी के अंदर। ग्राउंड क्लियरेंस मैं आपको बता दूं, लो स्लंग कार है, पर अकल दी है ना आपको खुदा ने, हैं तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम में मत निकालिए। 5 दिन में मैंने वर्स्ट से वर्स्ट स्पीड ब्रेकर पे से निकाली है। मजा ले साहब कहीं टच हुई हो, जाहिर सी बात है बेवकूफ़ों की तरह नहीं निकाली कि आप लाए और आपने बहुत ज़्यादा मोमेंटम में निकाली। मैंने बोला ना छपरी पना मत करिए, ठीक है। बहुत एलिगेंट कार है, बहुत सोफिस्टिकेटेड कार है, और ईमानदारी वाली बात, नर्वस मत होइए कि आप बिल्कुल 0, 1, 2 की स्पीड पे निकालेंगे तो पीछे से कोई आपको हॉर्न वॉर्न देगा। इन गाड़ियों को देख के ना थोड़ी बाकी की जो जनता है ना उसको वो समझ जाती है कि भाई ये आराम से निकालेगा, बहुत एलिगेंट से निकालेगा, महंगी गाड़ी है और प्यार से निकालेगा। तो आप बिल्कुल बड़े गंदे, और हाँ आपको कोई एंगल वैंगल लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सीधे निकलेगी, बशर्ते प्यार से आप जो है उसके ऊपर से निकालिए, कहीं से भी टच नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं हैंडलिंग की। देखिए अगेन, इससे ये उम्मीद करना कि ये स्पोर्ट्स कार वाली हैंडलिंग देगी आपको, आपकी उम्मीदें ही गलत हैं। फिर आप जाइए, आप 3 सीरीज़ ले लिए, समझ रहे हैं आप। पर तो ईमानदारी वाली बात है कि किसी भी मोड में, स्पोर्ट मोड के अंदर भी स्टीयरिंग में वेट आ जाता है, पर क्योंकि जो सस्पेंशन है डेफिनेटली वो कंफर्ट को ध्यान में रख के ट्यून करा गया है, तो हाई स्पीड में अगर आप लेन चेंज करते हैं तो बिल्कुल ईमानदारी वाली बात, आपको लगता है कि नहीं यार, आई शुड नॉट बी डूइंग दिस, ठीक है। तो हैंडलिंग इज़ नॉट दिस कार्स फोर्टे। प्यार से चलाइए, तमीज़ से चलाइए, आप भी खुश रहेंगे, सेफ भी रहेंगे, गाड़ी भी खुश रहेगी। और क्या बचा भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। कोई भी रेगुलर पेट्रोल कार इस सेगमेंट में तो क्या इससे नीचे के सेगमेंट में, इसके ऊपर के सेगमेंट में तो भूल ही जाइए आप। कोई भी नॉन हाइब्रिड पेट्रोल कार इसको मैच नहीं कर सकती भाई। आप किसी तरीके से चला लो इसको, ये ठीक है। अब आप देखिए, हिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है, कितना दिखा रहा है अभी। प्रीवियस बेस्ट 16.8, ठीक है। नॉर्मली एक्सीलरेशन रन वगैरह सब कुछ करते में जो है 13.8, 14 फुल पेडल टू मेटल चलाने के बावजूद आपको 14 का इसने मेरे को दिया है, ठीक है। मतलब आप कुछ कर लिया, आपको सिंगल डिजिट तो भाई ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी नहीं मिलेगा। और बहुत प्यार से आप चलाएंगे तो जैसा कि आपने देखा, मतलब आप लगा लीजिए गंदे ट्रैफिक जैम में भी, और इसे कहते हैं ना एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब ही वो होता है कि आप किसी मतलब आप ऐसे खुले रास्तों पे भी चलाएंगे, आप जाम में भी फंसेंगे, तो ओवरऑल जो है मतलब आप समझ लिए यार 15 से 20 के बीच में आपको मिलेगा, जो कि यार इतनी बड़ी गाड़ी के लिए तो जो है वो कहावत है ना कि हैविंग योर केक एंड ईटिंग इट टू, हैव योर केक एंड ईट इट टू, वो यहाँ पर प्रूव हो जाता है। तो अब आपको गाड़ी रोक के मैं वर्डिक्ट दे देता हूँ, ठीक है जी। तो साहब वर्डिक्ट क्या है? देखिए सबसे पहले तो आपको मैं प्राइस बता दूं, सब कुछ मिला मिलू के एक्सटेंडेड वारंटी ताम तीगड़ा, इसका जो ऑन रोड प्राइस दिल्ली में है वो 55 लाख रुपए। अब आप बोलेंगे कि 55 लाख रुपए अगर मैं ख़र्च कर रहा हूँ
तो उसके आसपास तो मुझे जो एंट्री लेवल जर्मन्स हैं मैं वो ना ले लूँ, आप बिल्कुल ले सकते हैं, बशर्ते आपको गाड़ी खुद चलानी हो। पीछे अगर आपको बैठना है तो इसका जो कंफर्ट है, इसका जो स्पेस है, इसकी जो राइड क्वालिटी है, वो आपको एंट्री लेवल जर्मन्स में नहीं मिलेंगे। ख़ास तौर से एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, जो पीछे की सीट का जो कंफर्ट है वो आपको उन गाड़ियों में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको मैं जर्मन कार्स की बात कर रहा हूँ, और ख़ास तौर से सीधे बोलता हूँ, मर्सिडीज़, आपका BMW और ऑडी, आप अगर इनकी बात कर रहे हैं तो ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जो कंफर्ट है, ये अगर आपको चाहिए उनमें, तो आपको 80 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मैं ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, जब मैंने शुरू में आपको बताया था कि वो वाली कैटेगरी जो होती है, जो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए गाड़ी लेती है, उन लोगों के लिए जो रोड प्रेजेंस है, गाड़ी का साइज़, वो बहुत मैटर करता है कि बाहर गाड़ी कैसी दिख रही है। यार ये C क्लास से ज़्यादा लंबी गाड़ी है, तो आपको एंट्री लेवल जर्मन्स के अंदर ये साइज़ नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक्चुअली, और ये हर एक के लिए मैटर करती है, जो बोलते हैं कि हमारे लिए मैटर नहीं करती है वो झूठ बोल रहे हैं, फ्यूल एफिशिएंसी। मतलब मैं तो ये कहूँगा यार, आपको एक C क्लास वाला कंफर्ट मिल रहा है और आपको ऑल्टो वाली फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है, और क्या लोगे भाई। अच्छा, एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जर्मन्स ना लेके, एंट्री लेवल जर्मन्स ना लेके आप ये क्यों लेंगे यार, सर्विस कॉस्ट। ठीक है भाई, जो एंट्री लेवल जर्मन्स है ना, उनकी सर्विस कॉस्ट में भी और इसकी सर्विस कॉस्ट में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब जितनी बार आप सर्विस कराएंगे इसकी, है ना, आपका दिल नहीं दुखेगा। उनकी जब आप कराते हैं तो आपको लगता है यार ले तो ली, पर अब जो है ये जेबें खाली कर रही है। तो अगर आप ऐसे देखें कि यार इट्स अ नो ब्रेनर कि आपको एक ऐसी गाड़ी मिल रही है कि आपको बेहतरीन वाला कंफर्ट दे रही है, बेहतरीन वाली, और कंफर्ट के अंदर राइड क्वालिटी में मैं राइड क्वालिटी भी शामिल कर रहा हूँ, और आपका अच्छी खासी पावर है यार। मतलब अगेन मैं बोलूँगा, आप जर्मन से भी कंपेयर करेंगे ना, तो आपको एग्जैक्टली इतने पैसों में ये वाली जो परफॉर्मेंस है वो उसको मैच कर देंगे, ज़्यादातर एक्सीड नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत आपको जो स्पेक शीट नंबर्स है वो नीचे ही मिलेंगे। और घूम फिर के बात ये आ जाती है कि समझदार आदमी जो होगा ना, वो ये गाड़ी लेगा, और फिर लोगों को दिखाने के लिए तो आप कुछ भी ले सकते हैं, पर और ऐसा भी नहीं है कि अगेन उनकी बात करूँ जो दूसरों को दिखाने के लिए लेते हैं, भाई ये भी बहुत इम्प्रेसिव है, समझ रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो इसकी बहन है, कज़न, लेक्सस ES 300, ठीक है, इट इज़ मोर और लेस द सेम व्हीकल। अगर आप बात करें इंजन की, अगर आप बात करें सस्पेंशन की, तो ये गाड़ियाँ सेम ही हैं। हाँ, माइनर चेंजेस हैं, उसकी बात तब करेंगे जब लेक्सस रिव्यू करेंगे। पर मेन चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, आपको इंजन, गियरबॉक्स और आपका सस्पेंशन, वो दोनों गाड़ियों में सेम मिल रहा है। ठीक है, तो अगेन 100 बात की एक बात, मेरे हिसाब से इट्स अ नो ब्रेनर। इतने पैसों में अगर आप में दिमाग है ना, तो आप इसके अलावा और कुछ नहीं लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको और बताऊँगा, बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है कि मर्सिडीज़, ठीक है, C क्लास जो है, उसके नीचे जितनी भी मर्सिडीज़ है ना, उनके अंदर रेनो का इंजन है। मर्सिडीज़ वो वाले इंजन्स रेनो से बनवाता है। तो कुछ लोग ये कहेंगे कि अरे यार ये तो हम पक्की वाली मर्सिडीज़ नहीं ले रहे हैं, इसके अंदर तो रेनो का इंजन है। तो अगर आप ऐसे देखें कि यार आपको टोयोटा मिल रही है, सब कुछ टोयोटा का है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप लेक्सस की बात करें तो वो टोयोटा का ही लग्जरी डिवीज़न है। तो लेक्सस के अंदर जो इंजन है वो टोयोटा का है, और इसके अंदर टोयोटा का ही है, आपको किसी और से बनवा के ये इस गाड़ी के अंदर नहीं दे रहे हैं।
कोई बैज इंजीनियरिंग वाला सीन नहीं है यहाँ पर. इट्स अ प्रॉपर टोयोटा विथ टोयोटाज रिलायबिलिटी एंड ऑफ कोर्स द ईज़ ऑफ सर्विसेबिलिटी, या कह लीजिए कि जो सर्विस की कॉस्ट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो काफ़ी कम है. तो ये सारी चीज़ें हैं और उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा. आपके जो भी सवाल हों आप मुझसे प्लीज़ पूछिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना करा हो कर लीजिएगा. बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ. बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए.